हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जो कि है दोस्तों बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने आपके लिए एक नया सब्जेक्ट ला दिया है सेमेस्टर 4 में, जिसका नाम है दोस्तों बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है कि ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है भैया, क्या है ये? तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये लॉ है। ये क्या है? लॉ है। ये जो बिजनेस लॉ आप पढ़ते हो ना, बिजनेस लॉ, बहुत सारे प्रोफेशन में आप बिजनेस लॉ पढ़ते रहते हैं, जैसे सीए, सीएस, सीएमए। तो वही बिजनेस लॉ दे दिया गया है आप लोगों को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अच्छा सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो है ही नहीं, बाद में आएगा। एलएलपी आया है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। तो इन सब चीज को बोलते हैं ना दोस्तों बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ, लॉ के तो बहुत प्रकार होते हैं, लॉ के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बोला है कि तुम बिजनेस लॉ पढ़ो। अरे बबुआ, तुम बिजनेस लॉ पढ़ो, बिजनेस लॉ। तो दोस्तों आज मैं ये सफर आपके साथ चालू करने वाला हूं बिजनेस लॉ का। और जरा माफ करना, आज ना नया सेटअप में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा मैं स्लो काम कर सकता हूं, इसलिए अगर आपको स्लो लगे, स्लो दिखे तो 1.5x के स्पीड में ये वीडियो को देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो न्यू सेटअप है, ये न्यू सेटअप कैसा है। और बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आज रामनवमी है तो थोड़ा सा आज प्लीज थोड़ा हल्का क्लास रखिए। तो दोस्तों आज बहुत शॉर्ट क्लास रहेगा, आप चिंता मत करो। आधे घंटे या 45 मिनट का आज क्लास रहेगा नॉर्मली, लेकिन जितना भी पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो। आज मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, साथ ही साथ एक बेहतरीन, एक सुंदर, एक मनमोहक चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप देख सकते हो इसके नोट्स, आप देख सकते हो इसके नोट्स, कितने बेहतरीन नोट्स हम लोग बनाए हैं। ये सारे 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 चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। ये चैप्टर का आगमन करने वाला हूं, शुरू करने वाला हूं दोस्तों। आज सब कुछ आप लोगों को लॉ के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं लॉ बैकग्राउंड से ही हूं, मैंने सीएस करके रखा है और मेरे पास बहुत सारे डिग्रीज है, लेकिन शो ऑफ नहीं करता हूं। लेकिन मैंने सीएस करके रखा है, तो आप तो समझते ही होंगे कि लॉ मेरे से अच्छा इंटरप्रेट आपको नहीं करके देगा कोई। तो दोस्तों मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूं कि अगर आप मेरे से लॉ पढ़ते हो तो आप हंसते हंसते लॉ पढ़ोगे। आपको हंसा हंसा के लॉ पढ़ा दूंगा, आपको ट्रिक्स के साथ लॉ पढ़ा दूंगा। आज का ही एग्जाम्पल तुम देख लेना, आखिर में जितना भी चीज पढ़ाऊंगा तुमको याद होता है या नहीं होता है तुम बताना एक बार। तो मेरा लॉ पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है, मेरा यूनिक है, क्योंकि उस इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। ओके, सबसे पहले आइए, सबसे पहले आप डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि आपका मार्क्स वेटेज क्या है और बिजनेस लॉ में कितने चैप्टर्स आप लोगों को कुल मिला के कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले मार्क्स का अगर बात करें तो बिजनेस लॉ का जो मेन एग्जाम होगा वो आपका होगा 75 मार्क्स का, जो कि आउट सेंटर में होगा, और 25 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो इंटरनल होगा। ओके, मेन एग्जाम होगा 75 मार्क्स का और 25 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो आपका इंटरनल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो बेटा जी आपको कुल मिला के यहां पे 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितना? 6 चैप्टर्स कुल मिला के आप लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉ। ऐसा कलकत्ता यूनिवर्सिटी बोलती है, लेकिन आपके अभिषेक भैया आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएगा दोस्तों। आइए लिखिए एक बार चैप्टर्स का नाम लिखिए, कॉपी में हेडिंग दे दो भाई, कॉपी में हेडिंग दे दो, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस लॉ। जो लिखवा रहा हूं वो सब लिख लो। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आज, स्ट्रैटेजी। बात को समझो ना, लिखो फटाफट से, लिखो फटाफट से। और ये बताओ कि न्यू सेटअप कैसा लगा है, एक बार कमेंट सेक्शन में तो बताओ। अब तो बताते ही नहीं हो। लिखो यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, आप लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी बोलती है कि बिजनेस लॉ के बारे में पहले पढ़ के आओ कि लॉ क्या होता है, लॉ के कितने टाइप्स होते हैं, लॉ के क्या फंक्शंस होते हैं, लॉ के क्या पर्पस होती है। इससे हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे आज, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको सबसे आखिर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 1 बोलता है आप लोग को इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉ। पढ़ के आ बेटा। सबसे पहले ये जान के आ कि लॉ क्या होता है, बोलता है। ठीक है, लेकिन आपके अभिषेक भैया का इंटरप्रिटेशन, आपके अभिषेक भैया का पढ़ाने का स्टाइल अलग है, तो भरोसा रखना पड़ेगा। आज ये हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो मार्क्स वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम,
इसका इंपॉर्टेंस आपकी एक्स की तरह है बेटा, एक्स की तरह। इसका जो मार्क्स वेटेज है ये बहुत कम है, यानी ये जो है ना बेटा, ये 5 से 10 मार्क्स का आएगा या नहीं आएगा उसका भी कुछ श्योरिटी नहीं है। ये 5 मार्क्स का आ भी सकता है, 10 मार्क्स का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। आप समझ सकते हो 75 में से मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे बड़ा महारथी यूनिट, सबसे बड़ा बाघ वाला यूनिट, सिंह वाला यूनिट। इसको अगर आप कर लेते हो ना, इस चैप्टर के अकेले दम पे इंसान पास हो सकता है, पता है तुमको? इस चैप्टर के अकेले दम पे, इस चैप्टर में इतना ताकत है कि अकेले पढ़ के इंसान पास हो सकता है। मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, इंसान पास हो जाएगा। ठीक है, ये बाघ वाला यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे और दोस्तों, और इस यूनिट में कम से कम हमारा 15 क्लासेस या 12 क्लासेस तो जाएगा ही जाएगा। बहुत ही बड़ा यूनिट है और दोस्तों ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि ये 1872 में आया था, बहुत पुराना लॉ है, बहुत पुराना लॉ है, इसीलिए ये यूनिट आप सबके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन इसका मार्क्स वेटेज बताइए सर कितना? इसका मार्क्स वेटेज है दोस्तों, ये आपके एग्जामिनेशन में 30 से 35 मार्क्स तक आएगा, 30 से 35 मार्क्स, 30 से 35 मार्क्स। दोस्तों यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में आइए। यूनिट नंबर 3 देखिए क्या यूनिट नंबर 3 आपको बोलता है दोस्तों कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ लिए तो अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर, ये सब सारे एक्ट्स है जो कि आप लोग को पढ़ने पड़ते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, 1930, ये 1930 में आया था, इसलिए डेट भी यहां पे लिखना पड़ता है, ऐसे करके ये लॉ का है। ठीक है, लॉ में ना आप अपना इंग्लिश नहीं यूज कर सकते। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं। लॉ में कीवर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लॉ याद करना जरूरी है, लॉ को मेमोराइज करना जरूरी है। लॉ को आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। बहुत सारे बच्चे जो होशियारी कर रहे हैं कि सर लॉ के लिए क्या ट्यूशन, थियरी सब्जेक्ट है, बेवकूफी कर रहे हो बेटा, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं तो बोलूंगा अकाउंट से ज्यादा तुमको लॉ पढ़ना है। ठीक है, जितना आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना उससे ज्यादा आपको लॉ पढ़ना है। इतना इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका नॉर्मली 15 से 20 मार्क्स तक का आएगा, 15 से 20 मार्क्स तक का। और कोई अगर जल्दी में है तो फटाफट निकल जाए, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी तो करने नहीं वाले, हम लोग एकदम डिटेल्ड में करने वाले क्लासेस। देखो ये सब सारे नोट्स आपके लिए बना रहा हूं। इसके बाद यूनिट नंबर 4 का अगर बात करें तो यूनिट नंबर 4 है आपका बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पर जिसको बचपन से पढ़ रहे हो, जिसको बचपन से अकाउंट्स में पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उस चीज के बारे में, उस लॉ के बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सर ये कब आया था? ये आया था बेटा 1932 में, 1932 में। इसका भी जो मार्क्स वेटेज है ना बेटा, इसका भी मार्क्स वेटेज 15 से 20 मार्क्स ही है। 15 से 20 मार्क्स तक का आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आएगा, बस तो बस। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 5 एक छोटका सा यूनिट है, बहुत छोटा सा यूनिट है, यूनिट नंबर 5। इसका नाम है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली 5 से 10 मार्क्स में आएगा। हम यहां पे 10 मार्क्स लिख दे रहे हैं, 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा यूनिट है, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा सा यूनिट है। ठीक है, और दोस्तों सबसे आखिरी यूनिट जिसका नाम है दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आइए देखिए यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 है दोस्तों, अरे यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट ना, ये जो इसका जो पुराना वाला एक्ट था वो हटा दिया गया, इसका पूरा का पूरा नया एक्ट आया है। पता है, इसका पूरा का पूरा नया एक्ट आया है।
तो हम लोग को नया एक्ट पढ़ना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ही आया, लेटेस्ट ही आया है। और इसका जो मार्क्स वेटेज है बेटा, इसका मार्क्स वेटेज है 15 मार्क्स से 20 मार्क्स, 15 मार्क्स से 20 मार्क्स। क्लियर है? तो दोस्तों ये 6 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, एक बार नोट करके लिख लो। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉ, यूनिट नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 3 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यूनिट नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यूनिट नंबर 5 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और यूनिट नंबर 6 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और दोस्तों आज के इस बेहतरीन क्लास में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करेंगे। दोस्तों ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आज आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। हमको भी यहाँ पे सेटअप यूज करना नहीं आ रहा है। आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस देके जाऊंगा। आज आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बता के जाऊंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, ये बेहतरीन नोट से एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका जो डेट है, इसका एक बार डेट देखिए 1872। इसको आप देख के समझ गए होंगे कि ये कितना पुराना लॉ है, ये कितना पुराना जमाना का लॉ है। मतलब जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे बेटा, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, जब अंग्रेजों के तुम गुलाम थे, जब हमारे दादा दादी, हमारे परदादा परदादी जब अंग्रेजों के गुलाम थे, ये उस जमाने का लॉ है। ये कानून कौन बनाया होगा? ये कानून जो बनाया होगा, ये एक्ट जो बनाया होगा, वो उसको कौन बनाया होगा? उसको ब्रिटिशर्स ही बनाए होंगे। तो बेटा ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसको ब्रिटिशर्स ही बनाए हैं। और हम लोग ने इंग्लिश लॉ को ही अडेप्ट किए हैं, हम लोग ने इंग्लैंड वाला लॉ को ही अडेप्ट किए हैं, हम लोग बस ले लिए और कुछ नहीं किए हैं। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको ब्रिटिशर्स लोग ने ही बनाया है, बिकॉज 1872 का एक्ट है। एक्ट का ईयर तो पढ़ो एक बार, जरा देखो तो सही कौन सा साल लिखा हुआ है यहां पे। तो ये ब्रिटिशर्स लोग ने ही इस एक्ट को बनाया है, और हम लोग इसको फॉलो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और हमारे हिसाब से इसको बस थोड़ा सा चेंज वेंज करके, मिर्च मसाला लगा के हम लोग ये एक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बहुत पुराना जमाना का एक्ट है, जिसको ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले परिचय करेंगे, परिचय। सबसे पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन का बात करते हैं। आइए, यहां पे बोला गया है दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड जो भी कानून है उसके बारे में बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडिया में जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जितने लोगों के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का नियम है, लॉ है, सारा का सारा लॉ के बारे में दोस्तों बताता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बड़ा मजा आएगा ये चैप्टर करके। ये चैप्टर करने में हम लोग को कम से कम 10 क्लास लगने वाले, 10 क्लास तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉ के बारे में बताता है कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का कानून क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स का कानून व्यवस्था क्या है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड जितने भी लॉ है उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आया आप लोग को? उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट में क्या दिया हुआ देखिए, इतना बेहतरीन नोट्स आप लोग को मिलेगा नहीं कहीं पे। द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। मैंने क्या बोला? ये एक्ट, ये कानून किसने बनाया था? ये कानून बनाया था ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज 1872 वाला कानून है। आप ईयर देख सकते हो, 1872 वाला कानून है। तो ये कानून आखिरकार बनाया किसने? ये कानून बनाया है दोस्तों ब्रिटिशर्स ने। किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया था। एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। मतलब इंग्लिश कॉमन लॉ के हिसाब से ये एक्ट्स बने हुए हैं। जो इंग्लैंड का कानून है वही हमारा भी कानून है, बस इसमें मिर्च मसाला हम लोग ऐड कर दिए हैं और अपना बना दिए हैं। ठीक है, इंग्लैंड का जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल उसी प्रकार से ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमारे इंडिया में भी लिखी गई है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ही तो लिखा है। बस उसमें हम लोग मिर्च और मसाला ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, बस बात खत्म। ओके, ये एक्ट पहले जम्मू एंड कश्मीर पर ना अप्लीकेबल नहीं हुआ करता था। ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लीकेबल पहले नहीं हुआ करता था, बिकॉज आर्टिकल 370 लगा हुआ था। आप लोग को पता है? लेकिन अब पूरे के पूरे देश में ये लागू होता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हमारा देश का ही हिस्सा है। ये एक्ट जो है, ये कानून जो है,
अरे मतलब ये पहले पहले क्या होता था ना कि पहले पहले बहुत सारे कानून जो होते थे वो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं हुए करते थे, बिकॉज वहां पे ना 370 आर्टिकल लगा हुआ था। लेकिन अब ये एक्ट जो है, ये कानून जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगेगा। कश्मीर हमारा है भाई, हमारा है, हमारे देश का हिस्सा है। जब से मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया है, ये क्या है फालतू आर्टिकल 370, उसको हटाया जब से है, फिर जितना भी कानून है, जितना भी कानून, सारा का सारा कानून जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लीकेबल होता है। हम लोग जब पढ़ते थे ना अपने हम लोग जब पढ़ते थे ना अपने जमाने में, तब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इसको हम लोग हमेशा पढ़ते थे एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के इंडिया के कोने कोने में अप्लाई करता था वो कानून। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट हो, इंडिया के कोने कोने में अप्लाई कर रहा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से आर्टिकल 370 हटा है ना बेटा, जब से आर्टिकल 370 को रिपील किया गया है, हटाया गया है दोस्तों मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक्ट जो है, ये कानून जो है, ये पूरा का पूरा इंडिया को कवर करता है। चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे कुछ भी हो, इंडिया इंडिया है, इंडिया का हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर। जो कानून इंडिया पे लागू करेगा वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू करेगा, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है। कश्मीर हमारा है भाई, किसी और का नहीं है। तो अगर हमारा है तो हमारे देश में जो कानून लगता है वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगना चाहिए। तो पहले नहीं लगा करता था, पहले नहीं लगा करता था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल 370 हटाया है, तब से जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये सब सारे एक्ट्स, ये सब सारे लॉस लागू होने लगे हैं, लागू होने लगे हैं। So the act is applicable to the whole of India, including Jammu and Kashmir, including, excluding नहीं। तो आप लोग इंक्लूडिंग पढ़िएगा अभी, इंक्लूडिंग। हम लोग अपने जमाने में पढ़ा करते थे एक्सक्लूडिंग, जब ये अमेंडमेंट नहीं आया था, जब हम आज देख रहे थे कि आर्टिकल 370 कब हटेगा, कब हटेगा आर्टिकल 370। लेकिन आर्टिकल 370 जब हट गया, तब से आप लोग पढ़ोगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, कोई भी कानून हो, पूरा इंडिया पे तो अप्लाई करेगा ही बेटा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई करेगा। द एक्ट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है? ओके 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 ओके। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। ये एक्ट को इफेक्ट में कब लाया गया, ये एक्ट को लागू कब किया गया, ये एक्ट को लागू किया गया दोस्तों 1 सितंबर 1872। ये एक्ट को, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू कब किया गया, बताइए, वापस से बताइए कमेंट सेक्शन में, हर कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट जो है लागू हो गया। 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट जो है बेटा ये लागू हो गया। ओके, ये एक्ट जो है ये बेटा लागू हो गया 1 सितंबर 1872 से। एंड इट अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनेगा, जो भी फलाना टिमकाना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, भैया इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या है सब समझाएंगे, अभी सब समझाएंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सब समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई करता है 1 सितंबर 1872 से। 1 सितंबर 1872 से ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो गया और ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई करता है। तो ये बहुत ही पुराना एक्ट है, बहुत पुराना एक्ट है दोस्तों, आदम खान के जमाने वाला एक्ट है ये, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, आप लोगों को समझने की लालसा हो रही होगी कि भैया ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन तो बताइए। लेकिन मैं सीक्वेंस वाइज समझाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट समझे से पहले ना, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट समझने से पहले आपको प्रपोजल समझना पड़ेगा। प्रपोजल, आपको दोस्तों प्रपोजल समझना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस समझना पड़ेगा, बहुत सारे डेफिनेशंस ऐसे हैं जो समझना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग दोस्तों एग्रीमेंट समझ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हो। क्लियर है? तो आइए एक बार समझते हैं। आइए अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है, इसको समझने के बाद ही आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सब समझ पाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको मैं प्रपोजल ना समझाऊं, अगर मैं आपको एक्सेप्टेंस ना समझाऊं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ पाओगे दोस्तों।
तो जरा समझने की कोशिश कीजिए प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, 2 मिनट का टाइम लो और सोचो कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है। आप क्या सोचते हो, आप क्या इंटरप्रेट करते हो जब ये प्रपोजल वाला शब्द आता है? तब जब आप बच्चे थे तब आप क्या इंटरप्रेट करते थे? अभी भी फिलहाल में आप प्रपोजल का मतलब क्या सोचते हो? कि सर प्रपोज कर दिया, सर वही आई लव यू एज ए फ्रेंड, उसी को बोलते हैं प्रपोजल। तो आइए आपका ही इंटरप्रिटेशन से आपको समझाते हैं दोस्तों। अब आप समझिएगा मैंने कितना अच्छा से समझाया। सुनिए, प्रपोजल मैं समझाता हूं, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा प्रपोजल को। मैं यहां पे प्रपोजल समझाता हूं, सुनिए। आपका मान लीजिए एक है बिट्टू, एक जन का नाम है दोस्तों बिट्टू, ठीक है। बिट्टू ने चिंकी को प्रपोज करने के बारे में सोचा। एक यहां पे बिट्टू है एकदम नालायक सा लड़का, और यहां पे है चिंकी जो बहुत पढ़ाकू लड़की है। तो बिट्टू ने चिंकी को प्रपोज करने के बारे में सोचा। अब सर प्रपोज कैसे किया जाता है ये भी सिखाओगे क्या? जी बिल्कुल, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद देखना, इसके बाद आपके ऑफर वाले जो डेफिनेशन है वो कितना अच्छा से क्लियर हो जाता है। सुनिए, बिट्टू ने एक लव लेटर लिखा। सुनो, एक लव लेटर लिख के ऑफर किया। बिट्टू ने एक लव लेटर लिखा। क्या लिखा सर इसमें? लिखा कि चिंकी, चिंकी मैं तुमसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? बिट्टू ने बोला क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? एक्सेप्ट करोगे? सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सब सब समझा दूंगा। यहाँ पे यहाँ पे बिट्टू और चिंकी दोनों ही निब्बा निब्बी थे, एकदम निब्बा निब्बी स्टाइल में। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? मैं अपना हाथ का नस काट लूंगा, ये वो उल्टा पुल्टा, जितना भी उल्टा पुल्टा बात होता है ना सब किया। ठीक है, चिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, क्या तुम मुझसे एक्सेप्ट करोगे? अगर, सुनो, मैं शाम तक वेट करूंगा। इसने वो लेटर में लिखा मैं शाम तक वेट करूंगा, मैं शाम तक वेट करूंगा तुम्हारे जवाब का। अगर 1 मिनट, मैं शाम तक वेट करूंगा और उस वक्त तक उस वक्त तक उस वक्त तक मैं किसी को प्रपोज नहीं करूंगा। यानी कि ये जो बिट्टू था, बिट्टू बिट्टू प्लेबॉय टाइप का आदमी था। ये एक साथ में दो चार इंसान लोगों को प्रपोज करता रहता था कि कोई सेट हो जाए, कोई पट जाए। इस तरीके से बिट्टू जो है ना, बिट्टू थोड़ा सा ना एकदम मस्करा आदमी था। यह हर किसी को प्रपोज करता रहता था। तो उस लेटर में इसने यह भी लिख दिया कि मैं शाम तक तुम्हारा वेट करूंगा और शाम तक मैं किसी को भी प्रपोज नहीं करूंगा। शाम तक तुम अपना जवाब बता देना, मैं शाम तक वेट करूंगा और उस वक्त तक मैं किसी को भी प्रपोज प्रपोज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि बिट्टू जो है एकदम लीचर किस्म का आदमी है। बिट्टू चिंकी को बोला कि चिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? मैं तुम्हारा वेट शाम तक करूंगा, मैं तुम्हारे जवाब का वेट शाम तक करूंगा और उस वक्त तक मैं किसी को भी प्रपोज नहीं करूंगा। यानी कितना लीचर आदमी है, एक दिन में वो चार चार प्रपोजल मारता रहता है कि कोई ना कोई सेट हो जाए, कोई ना कोई सेट हो जाए। बिट्टू क्या है? बिट्टू बेटा लीचर आदमी है, लीचर आदमी। क्या है? लीचर आदमी। तो इसको आप एकदम बिजनेस के हेल्प से समझने की कोशिश करो। ये तो मैंने आपको निब्बा निब्बी के लैंग्वेज में समझाया। बिजनेस की मदद से समझने की कोशिश करो, एक कॉन्ट्रैक्ट की मदद से समझने की कोशिश करो, बिकॉज आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो दोस्तों। आप एक एग्जांपल लो, मैं आपको फोन बेच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विल यू बाय माय फोन? क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे? क्या तुम मेरा ये वन प्लस का फोन खरीदोगे? मैंने तुमको ऑफर दिया। ऑफर और प्रपोजल एक ही होता है, ऑफर प्रपोजल एक ही होता है। मैंने तुमको ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे? मैं शाम तक वेट करूंगा और शाम तक इस फोन को मैं बेचूंगा नहीं। शाम तक मैं वेट करूंगा और शाम तक इस फोन को बेचूंगा नहीं, लेकिन उसके बाद अगर डिले हुआ तो बेच दूंगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। क्या तुम मेरा ये फोन खरीदोगे? ये मैंने ऑफर दिया और मैंने ये भी बता दिया मैं शाम तक वेट करूंगा, शाम तक मैं बेचूंगा नहीं इसको, शाम तक मैं बेचूंगा नहीं इसको।
शाम तक तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन शाम से थोड़ा सा भी वो टाइम क्रॉस हो गया, रात हो गया अगर, तो रात में बेच दूंगा मैं शाम तक तुम्हारा वेट करूंगा, शाम तक मैं नहीं बेचूंगा इस फोन को। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है ना नॉर्मली। अब देखिए, अब आपको ऑफर का डेफिनेशन पढ़ाता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ तो बताना आप। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मैंने ऑफर दिया ना आपको, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे? बिट्टू ने चिंकी को क्या बोला, क्या तुम मेरे से प्यार करोगी? सुनो, बिट्टू ने चिंकी को क्या बोला, क्या तुम मेरे से प्यार करोगी? बिट्टू ने अपना विलिंगनेस को शेयर किया। प्रपोजल का डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक इंसान दूसरे इंसान से अपना मन की भावनाओं का बात करता है, जब कुछ ऑफर करता है, जब अपनी मन की बात करता है, क्या तुम मेरे से प्यार करोगी, क्या तुम ये फोन खरीदोगी? मैं कुछ ऑफर कर रहा हूं, मैं तुमको ऑफर कर रहा हूं, क्या तुम मेरे से ये फोन खरीदेगा? अब एक इंसान अपने मन की बात किसी दूसरे इंसान से करता है, उसी को बोलते हैं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब कि मैं तुम्हारा वेट शाम तक करूंगा। सुनो, मैं तुम्हारा वेट शाम तक करूंगा, और शाम तक ये फोन मैं किसी से नहीं बेचूंगा, शाम तक ये फोन मैं नहीं बेचूंगा, शाम तक ये फोन नहीं बेचूंगा। जब एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ करने या कुछ ना करने के लिए बोलता है, कुछ करने तो आप समझ गए कि क्या तुम मेरा ये फोन खरीदोगी, कुछ ना करने समझ जाओ। कुछ ना करने मतलब कि अगर शाम तक तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं शाम तक वेट करूंगा, शाम तक मैं वेट करूंगा, शाम तक मैं किसी को भी ये फोन नहीं बेचूंगा। इसको बोलते हैं दोस्तों एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि शाम तक मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, शाम तक ये फोन मैं किसी से नहीं बेचूंगा, किसी को ऑफर नहीं करूंगा, किसी को ऑफर मैं शाम तक नहीं करूंगा, इवनिंग तक मैं किसी को ऑफर नहीं करूंगा, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर। मुझे उसका जवाब का इंतजार है, बिट्टू को चिंकी का जवाब का इंतजार है कि चिंकी शाम को कुछ बोलेगी। होप है, होप विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, मतलब वो जो अदर पर्सन बैठा हुआ है, वो जो अदर पर्सन बैठा हुआ है, उसका जवाब का इंतजार कर रहे हो आप। विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। इसको बोलते हैं ऑफर करना, इसको बोलते हैं प्रपोजल। तो प्रपोजल को आप ऑफर भी बोल सकते हो बेटा, प्रपोजल को आप एक लैंग्वेज में ना ऑफर भी बोल सकते हो, ऑफर, इसको बोलते हैं ऑफर, ऑफर भी बोलते हैं इसको, प्रपोजल भी बोलते हैं। ठीक है, कि जब आप एक इंसान को अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते हो और कुछ ऑफर करते हो कि क्या तुम मेरे से ये फोन खरीदेगा, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, मतलब अगर ये तुम फोन खरीदेगा तो मैं शाम तक तुम्हारा वेट करूंगा, और शाम तक ये फोन मैं किसी अरे गहरे इंसान को नहीं बेचूंगा, किसी को भी नहीं बेचूंगा। अगर तुम ये फोन मुझसे खरीदेगा, मैं शाम तक तुम्हारा वेट करूंगा, और शाम तक मैं किसी अरे गहरे इंसान को ये फोन नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, with a view to obtaining the assent of that other। आप ये बताओ ना, बिट्टू और चिंकी, बिट्टू तो पूरा दिन आवड़ा बावड़ा के जैसे वेट करेगा, हाय चिंकी का क्या रिप्लाई आएगा शाम में, चिंकी क्या बोलेगी। आप ये होप में बैठे हो कि दूसरा इंसान बोलेगा, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, कि दूसरा इंसान क्या बोलेगा, दूसरा इंसान का मंजूरी का वेट कर रहे हो, दूसरा इंसान का मंजूरी का वेट कर रहे हो, क्या वो बोलेगा। सो टू सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस, ये एक्ट को या ये एब्स्टिनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोजल। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रपोजल, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रपोजल, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोजल। और दोस्तों मान लो चिंकी का जवाब आ गया, ओ माय गॉड, चिंकी ने बोल दिया, हाँ बिट्टू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, हाँ बिट्टू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तो ये बेटा हो गया एक्सेप्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। और एक बार ये हाँ बोल दी, एक बार ये हाँ बोल दी, एक बार ये हाँ बोल दी, तो ये बेटा बन जाएगा प्रॉमिस। समझे, चिंकी ने हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो तो हो गया एक्सेप्टेंस। और एक बार वो हाँ बोल दी, हाँ बोलते ही ये बन जाता है एक तो प्रॉमिस, ये बन जाता है प्रॉमिस। वादा रहा जन्म जन्म का,
ठीक है, तो वादा हो जाता है, वादा, कसमें वादे हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस अभी पढ़िए, एकदम सिंपल बना दिया मैंने, एक ही बार में प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, सब कुछ को हटा दिया पूरा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखा गया है, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखा गया है, सेक्शन 2 क्लॉज बी में चिंकी ने बिट्टू को एक्सेप्ट कर लिया। ओ माय गॉड, when the person when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made, मतलब बिट्टू ने चिंकी को प्रपोज किया था, signifies his assent thereto, वो अगर हाँ बोल दी कि हाँ बिट्टू मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूं, वो हाँ बोल दी, वो अगर हाँ बोल दी, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, वो अगर हाँ बोल दी, वो अगर हामी भर दी, तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, वो प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाएगा, वो प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाएगा। एक्सेप्ट हो गया भाई, एक्सेप्ट हो गया, ओ माय गॉड। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब बेटा वो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, समझ में आ जाता है आपको। जब चिंकी ने जिस वक्त में हाँ बोला, तो इसीलिए बोलता हूं भाई, हाँ बोलने से पहले सोच लेना। ठीक है, हाँ बोल देते हो तो प्रॉमिस हो जाता है, आप पे वो केस वेस भी कर सकता है। ठीक है, चिंकी ने हाँ बोला, प्रॉमिस बन गया। चिंकी ने हाँ बोला, प्रॉमिस बन गया। हाँ बिट्टू मैं तुमसे प्यार करूंगी, प्रॉमिस हो गया। मैंने पूछा था ना कि क्या तुम मेरे से फोन खरीदोगे, तुमने बोल दिया हाँ, तो हो गया प्रॉमिस, हो गया, डील डन, डील डन हो गया, डील डन, और कुछ नहीं। तो पर्सन मेकिंग द प्रमोशन, सो पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। ठीक है, जो ऑफर करता है, जो ऑफर करता है उसको ऑफरर बोला जाता है। सुनो ना, ऑफरर बोला जाता है, प्रॉमिसर मत याद करना, ऑफरर बोला जाता है। जो ऑफर देता है, मैंने ऑफर दिया था ना तुमको, ऑफर दिया था ना मैंने तुमको कि क्या तुम मेरे फोन को खरीदोगी, तो मैं ऑफरर, तो मैं हूं ऑफरर, और तुमको मैंने ऑफर दिया, तुम ऑफरी कहलाओगी। ठीक है, या ऑफरी कहलाओगे। ठीक है, ऑफरी मतलब तुमको अगर मैंने ऑफर दिया तो तुम ऑफरी, मैं ऑफरर, तुम ऑफरी, मैं ऑफरर, मैं ऑफर दिया तो ऑफरर, और तुमको मैंने ऑफर दिया तो ऑफरी तुम। ठीक है, इस तरीके से होता है। सर ये बताइए एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कुछ भी नहीं भाई, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को अगर तुम मिला दो तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। मान लो मैंने तुमको ऑफर दिया, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगी, और तुम बोले हाँ मैं खरीदूंगा, तो ऑफर एक्सेप्टेंस मिल गया, वो बन गया एग्रीमेंट। वो क्या बन गया, एग्रीमेंट, वो बन गया एग्रीमेंट, वो बन गया बेटा एग्रीमेंट। समझो एग्रीमेंट मतलब क्या होता है सर, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब, एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई में लिखा गया है, सेक्शन 2 क्लॉज ई में। ये सब याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब कोई भी प्रॉमिस किया, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि जी हम तुमको ना सिनेमा हॉल में घुमाने लेके जाएंगे, तो वो भी एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। वाइफ ने बोला ज्वेलरी सेट लेके दो, हस्बैंड ने बोला ठीक है हम दिला देंगे, तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट, वो बन जाएगा एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट वॉइड है या वैलिड है वो तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। एग्रीमेंट तो कोई भी वादा अगर करते हो तो निभाना तो पड़ेगा, वादा करोगे तो निभाना तो पड़ेगा। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ फॉर ईच अदर इन एग्रीमेंट, ठीक है, इज एन एग्रीमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। हर एक प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस या हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे का कंसिडरेशन को पूरा करे, जो एक दूसरे का रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या, वापस 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 बोलिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिक्स एंड मैच हो जाता है उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बेटा एग्रीमेंट। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। आइए वर्ड एग्रीमेंट पढ़ते हैं, वर्ड एग्रीमेंट पढ़ते हैं। जो एग्रीमेंट्स को कानून नहीं मानती है उस एग्रीमेंट्स को हम लोग बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट होती है जिसको कानून नहीं मानती। जैसे मान लीजिए हस्बैंड ने बोला कि तुमको सिनेमा लेके जाएंगे, हस्बैंड ने वाइफ को बोला तुमको सिनेमा लेके जाएंगे, तुमको सिनेमा लेके जाएंगे,
और हस्बैंड इतना नालायक, इतना निखुट्टू, वो लेके नहीं गया, वाइफ क्या केस कर सकती है कि सुनिए ना कोर्ट, मेरे हस्बैंड ने सिनेमा लेके हमको नहीं गए, मेरे हस्बैंड सिनेमा लेके हमको नहीं गए, क्या उस पर केस कर सकती है? हस्बैंड ने वादा किया कि मैं तुमको ज्वेलरी दिलवाऊंगा और वो नहीं 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 दिलवाया। हस्बैंड ने वादा किया वाइफ से कि मैं तुमको ज्वेलरी दिलवाऊंगा और वो नहीं दिलवाया, तो क्या वाइफ केस कर सकती है उस पर? नहीं। ये सब घर का बातचीत है भाई, ये सब घर संसार का बातचीत है, तो घर संसार का बातचीत घर संसार में रखने का, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इतने बड़े बड़े मैटर्स है इस देश में, ये सब सारे मैटर्स को पहले सॉल्व करो, ठीक है? तो वॉइड एग्रीमेंट किसको बोला जाता है? वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है जिसको जिसको जिस एग्रीमेंट को लॉ इन्फोर्सेबल नहीं मानती, जिस एग्रीमेंट को कानून नहीं मानती, उसको बोलेंगे वॉइड। तो शुरू से ही वॉइड रहता है। जिस एग्रीमेंट्स को कानून नहीं मानती, कानून बोलती है ये कोई एग्रीमेंट है, छी, ये कोई एग्रीमेंट है, छी। मैंने अपने दोस्त से वादा किया कि मैं तुझको 2 समोसा खिलाऊंगा, 2 समोसा खिलाऊंगा। मैंने सागर से वादा किया कि मैं तुमको 2 समोसा खिलाऊंगा, उसको मैंने 2 समोसा नहीं खिलाया, तो क्या वो मुझ पर केस कर देगा? अगर वो केस करेगा ना, गाली वाली देके, 4 गाली देके, 2 वो थप्पड़ वप्पड़ देके भगा देगा उसको। ये सब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो यहां पे वही बात है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जिसको लॉ नहीं मानती, जिसको लॉ मंजूर नहीं करती कि एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं वॉइड, उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट रहने के लिए बेटा आपके पास सबसे पहले तो भैया एग्रीमेंट रहना चाहिए, एग्रीमेंट रहना चाहिए, प्लस लॉ की मंजूरी होनी चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी रहना चाहिए। एग्रीमेंट भी रहना चाहिए और साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी भी रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास एग्रीमेंट है लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, वही वाला एग्रीमेंट कि हम तुमको 2 समोसा खिलाएगा, ये हम एग्रीमेंट बना देते हैं, तो उसका कोई इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, उस पर केस वेस नहीं कर सकते तुम, सॉरी, उस चीज पे तुम केस वेस नहीं कर सकते। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपके पास अगर एग्रीमेंट है और लॉ अगर उस एग्रीमेंट को मानती है, इन्फोर्सेबिलिटी है, आप इन्फोर्स कर सकते हो, आप स्यू कर सकते हो किसी को उस एग्रीमेंट के बेसिस पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ना, बहुत सिंपल सा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एन कॉन्ट्रैक्ट, इज कॉल्ड एन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इन सिंपल वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, बस बात खत्म। सो गाइस, आज फिलहाल में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ओके? ये सिस्टम, ये सेटअप मुझे जरा बहुत परेशान कर रही है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ और भी बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, लॉ का क्लास बहुत सारा होने वाला है, तो जरा धैर्य रखिएगा, जरा पेशेंस रखिएगा, सब कुछ आएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लेक्चर्स आएंगे। आज का क्लास में मजा आया कि नहीं आया जरा बताना प्लीज कमेंट सेक्शन में, बहुत ही ज्यादा मेहनत जारी है, प्लीज लाइक करना, शेयर करना और बताना एक बार कमेंट सेक्शन में आज का क्लास में मजा आया कि नहीं आया, इतना तक समझे कि नहीं समझे। थैंक यू सो मच गाइस।